अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। यस, कर्नल रोडस बोल रहा हूँ। मैंने कर्नल रोडस की आवाज़ और लहजे में कहा। हेलो, रीटा बोल रही हूँ चीफ। दूसरी तरफ से रीटा जोलिन की आवाज़ सुनाई दी। हाँ बोलो, मैंने मुंह बनाते हुए कहा। ओह, तो तुम कर्नल रोडस नहीं हो, तुम ब्लैक जीरो हो। मुझे मालूम है तुम ब्लैक जीरो हो। मैंने तुम्हें खुद अंदर जाते हुए देखा था। मैं इस वक्त हेलीकॉप्टर में नींद बेहोशी के आलम में थी। दूसरी तरफ से रीटा जोलिन ने चीखते हुए कहा, तो फिर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्या मुझे रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? बहरहाल वो यहाँ मौजूद नहीं है। मैंने कहा, अगर आप कर्नल रोडस हैं तो फौरन हेडक्वार्टर का मेन गेट ओपन करें, हम अंदर आकर खुद चेकिंग करेंगे। दूसरी तरफ से रीटा ने हलक के बल चीखते हुए कहा, मैं कर्नल रोडस हूँ, समझी? आइंदा मुझ पर शाउट करने की कोशिश न करना। जब मैंने कह दिया है कि यहाँ पाकिस्तानी एजेंट नहीं है तो फिर नहीं है, और मेन गेट सील्ड है। अब जब तक काम मुकम्मल न हो जाए मेन गेट नहीं खुल सकता। मैंने तेज लहजे में कहा और इसके साथ ही मैंने रिसीवर रख दिया। मैंने कहा था तुम्हें कि रीटा जोलिन को साथ ले आते या इसे गोली मार देते। अब भुगतो। कैबिन के दरवाजे पर मौजूद तनवीर ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही हाल कर्नल रोडस और कर्नल मॉर्गन के बेहोश पड़े जिस्म बुरी तरह से फड़के और चंद लम्हे तड़पने के बाद सख्त हो गए। अब यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? बाहर तो पूरी फौज होगी, जूलिया ने परेशान से लहजे में कहा। साहब, मैंने असले के स्टोर में मेगा पावर बम लगा दिया है। इसी लम्हे सफदर ने आकर कहा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। इसी लम्हे फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। यस, मैंने रिसीवर उठाकर कहा। रीटा बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से एक बार फिर रीटा की आवाज़ सुनाई दी तो मेरे लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। मैंने इसे अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि मैं ही बात कर रहा हूँ। कर्नल रोडस और इसके साथ ही सब यहाँ बेहोश पड़े हुए हैं। मैंने इस बार अपने असल लहजे में कहा। ओह, तो तुम ब्लैक जीरो हो? रीटा ने हलक के बल चीखते हुए कहा। हाँ, मैं ही हूँ, और ये भी सुन लो कि हमने इस पूरे हेडक्वार्टर और बेस कैंप को ब्लास्ट करने का भी इंतजाम कर लिया है। मैं अगर चाहता तो वहीं मिलिट्री हेडक्वार्टर में तुम्हें कर्नल डरमन और मेजर फ्रांसो के साथ ही गोली मारकर हलाक कर देता, और अगर चाहता तो तुम्हें अपने साथ हेडक्वार्टर में ले आता। लेकिन मुझे मालूम है कि तुम इन फौजियों से ज़्यादा समझदार हो। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि इंतहाई कीमती हेडक्वार्टर और बेस कैंप और इसमें मौजूद हज़ारों फौजी जिंदा बच जाएं तो हमें यहाँ से निकलने का रास्ता मुहैया कर दो। इसके बाद जो तुमसे हो सकेगा कर लेना। मैंने कहा। तुम यहाँ से बचकर तो किसी सूरत भी नहीं जा सकते, रीटा ने तेज लहजे में कहा। इसे छोड़ दो, यह हमारा काम है। तुम अपनी बात करो, हाँ या ना में जवाब दो। मैंने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ठीक है, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बचा सकती हूँ अगर तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, तो वरना नहीं, रीटा ने कहा। अगर तुम वाकई बेबस हो चुकी हो तो फिर बेस कैंप से निकल जाओ। मैं तुम्हें इंतहाई खलूस से यही मशवरा दे सकता हूँ। मैंने कहा। सुनो, तुम जैसे कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन तुम्हें बहरहाल गिरफ्तारी देनी होगी, रीटा ने कहा। एक शर्त पर गिरफ्तारी दे सकता हूँ कि ये गिरफ्तारी तुम करो और हमें फौज के हवाले ना किया जाए। मैंने कहा। ऐसा ही होगा, और ये सुन लो कि मेरा वादा है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी, रीटा ने बेहद खलूस भरे लहजे में कहा तो मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ओके, मैं तुम पर यकीन कर लेता हूँ। तुम हेलीकॉप्टर लेकर मशरक़ी गेट पर पहुंचो, हम स्क्रीन पर तुम्हें चेक कर रहे हैं। मैंने कहा और इसके साथ ही मैंने रिसीवर रख दिया। देखा, मैंने कहा था ना कि ये रीटा जोलिन हमारे काम आ सकती है। मैंने रिसीवर रखकर मुस्कुराते हुए कहा। वो पूरी फौज को हम पर चढ़ा देगी और फिर हेलीकॉप्टर को भी मिसाइलों से उड़ाया जा सकता है, सफदर ने कहा। तुम फिक्र न करो, रीटा हमारे साथ होगी, और जब हम ये माइक्रोफिल्म भी हासिल नहीं कर सकेंगे तो रीटा की वजह से हमारा हेलीकॉप्टर फिजा में तबाह नहीं किया जाएगा। फिर हम सब इस कमरे में पहुंच गए जहाँ से वो रास्ता बाहर जाता था। मैंने दीवार की जड़ में उभरी हुई ईंट पर पैर मारा तो रास्ता खुल गया। मैंने ऊपर चढ़कर सर बाहर निकाला और इधर उधर देखा। मैदान वीरान था और दीवार के ऊपर क्या था ये मुझे यहाँ से नजर नहीं आ रहा था। हम बाहर निकलकर दीवार की जड़ में न लेट जाएं, सफदर ने कहा, ताकि गनशिप हेलीकॉप्टर की फायरिंग से वो इत्मीनान से हमें भून डाले। मैंने कहा तो सफदर बेख्तियार होंठ भींच कर रह गया। फिर बताओ क्या करना है, तनवीर ने सख्त लहजे में कहा। इंतजार, मैंने कहा। ऐसा ना हो कि हम इंतजार ही करते रह जाएं और फिर सब कुछ ही खत्म हो जाए, इस बार जूलिया ने कहा। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमें ज़रूर इस मुश्किल से निकालेगा। मैंने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिया। वो सब मेरे साथ बैरूनी खला की साइड दीवार की तरफ आ गए। मैं खला से बाहर झांकने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने एक गनशिप हेलीकॉप्टर को इस खला की तरफ आते देख लिया था। सब लोग होशियार हो जाओ, अब हम हकीकतन दहकती आग में कूदेंगे। थोड़ी देर बाद गनशिप हेलीकॉप्टर खला के करीब आकर रुक गया। मैंने सामने से चेक कर लिया था कि हेलीकॉप्टर में रीटा अकेली है, लेकिन जब रीटा सुराख के करीब आई तो मैंने इसे अंदर आने का कहा। पहले तो रीटा ने अंदर आने से इनकार कर दिया, फिर वो मेरी बात मानकर अंदर आने पर मजबूर हो गई। मैंने जेब से मशीन पिस्टल निकालकर हाथ में पकड़ लिया। फिर जैसे ही रीटा अंदर दाखिल हुई, मेरा हाथ बिजली की सी तेजी से घूमा और रीटा के हलक से बेख्तियार चीख निकल गई। वो एक भरपूर जब्त से ही ढेर हो गई थी। इससे पहले कि वो गिर जाती, जूलिया ने इसे अपने बाजुओं में संभाल लिया, फिर इसे आराम से जमीन पर डाल दिया।
मेरे इशारे पर सफदर ने रीटा को उठाकर कांधे पर लादा। फिर एक एक करके वो सब एक दूसरे के पीछे कला से बाहर निकले। मैं वापस मुड़ा और उसके साथ ही तेजी से वापस अंदर दाखिल हुआ। मैंने इस उभरी हुई ईंट पर पैर मारा और इसके साथ ही मैंने आंख में छलांग लगा दी। मैं तेजी से बंद होते हुए खला से बाहर आ गया। अगर मुझे एक लम्हे की भी देर हो जाती तो मैं यकीनन इसमें फंसकर कुचला जा सकता था, लेकिन चूंकि मुझे पहले से एहसास था कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, इसलिए मैं ذहनी और जिस्मानी तौर पर इसके लिए तैयार था। यह रास्ता या तो मशीन से खोला जा सकता था या फिर अंदर से इसकी ईंट की मदद से। बाहर से इसे खोलने या बंद करने का कोई सिस्टम मौजूद न था और मैं इस रास्ते को खुला ना रहने देना चाहता था ताकि अंदर मौजूद मेगा ब्लास्टर को चेक न किया जा सके। बाहर निकलकर मैं दौड़ता हुआ हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता चला गया। मेरे साथी सीटों पर बैठ चुके थे जबकि रीटा जोलेन अपनी सीट के पीछे खाली जगह पर बेहोश पड़ी थी। चंद लम्हों बाद ही हेलीकॉप्टर एक झटके से फिजा में बुलंद हुआ, लेकिन मैंने इसे दीवार से ऊपर ले जाने के बजाय थोड़ा ऊपर ले जाकर मगरिब की तरफ तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अभी हम थोड़ा ही आगे गए थे कि अचानक मैंने गनशिप हेलीकॉप्टर को बिजली की तेजी से साइड पर किया और खौफनाक सीटी की आवाज़ पैदा करता हुआ मिसाइल हेलीकॉप्टर के करीब से निकलकर आगे ज़मीन से टकराया और फट गया। मेगा ब्लास्टर ऑपरेट कर दो, मैंने गनशिप हेलीकॉप्टर को तेजी से दाएं बाएं काटते ऊपर से नीचे ले जाते हुए कहा। इसी लम्हे हेलीकॉप्टर एक और मिसाइल की जद में आते आते बचा। ओह वेरी बैड, ये तो रीटा को भी हलाक कर देना चाहते हैं, जल्दी करो, मेगा ब्लास्ट ऑपरेट करो, मैं तेज़ लहजे में कहा। मैं हेलीकॉप्टर को मुसलसल दाएं बाएं करता आगे बढ़ाता जा रहा था। अचानक एक और मिसाइल की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही मैंने हेलीकॉप्टर को घुमाया और तेज़ी से नीचे की तरफ लेता चला गया। हेलीकॉप्टर से निकलने के लिए तैयार हो जाओ, मैंने चीख कर कहा और इसके साथ ही मैंने हेलीकॉप्टर को इस अंदाज में ज़मीन की तरफ कर दिया कि सबके सब सांस रुक गए क्योंकि यूँ लगता था कि हेलीकॉप्टर पूरी कुव्वत से सीधा ज़मीन से टकरा जाएगा। ज़मीन के करीब पहुंचकर मैंने एक झटके से हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाया। फिर मैंने हेलीकॉप्टर को ज़मीन पर लैंड कर दिया। ज़मीन के करीब पहुंचकर मैंने एक झटके से हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाया और फिर मैंने हेलीकॉप्टर को ज़मीन पर लैंड कर दिया। इसी लम्हे सफदर ने डिचार्जर का रेड बटन प्रेस कर दिया। अचानक हमें आग में गड़गड़ाहट की तेज़ आवाज़ें सुनाई दी और इसके साथ ही खौफनाक धमाकों का लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया। हमने जब मुड़कर देखा तो टोरंटो बेस कैंप पर गर्द और धुएं के गहरे बादल छाते चले जा रहे थे। बेस कैंप की फसील नीमा ऊंची दीवार के परखच्चे उड़ चुके थे। हेडक्वार्टर का असला स्टोर तबाह हो गया है, निकलो यहाँ से जल्दी, मैंने कहा और फिर हम हेलीकॉप्टर से छलांगे लगाते हुए निकले। तेजी से मुखालिफ सिमत में दौड़ने लगे। तेजी से दौड़ो, अभी गनशिप हेलीकॉप्टर या जीपें यहाँ पहुँच जाएंगी, मैंने आगे की तरफ दौड़ते हुए कहा। मेरे साथी भी मेरे पीछे दौड़ पड़े। दूर दूर तक खाली मैदान था। इस वक्त हम जिस पोजीशन में थे हमारे बच निकलने का कोई चांस बाकी नहीं रहा था। अचानक हमें धुएं और गर्द में से गनशिप हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी जो तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। जिगजैग अंदाज में दौड़ो जल्दी, मैंने कहा और इसके साथ ही मैंने जेब से एक मिनी मिसाइल गन निकाली। इसका रुख काफ़ी बुलंदी पर आने वाले गनशिप हेलीकॉप्टर की तरफ कर दिया। मैं रुक गया था जबकि मेरे साथी मुसलसल दौड़ते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। हेलीकॉप्टर चंद लम्हों में तकरीबन मेरे सर पर पहुंच चुका था। मैंने यकलख्त एक गोता लगाया और इसके साथ ही हेलीकॉप्टर की गन से निकलने वाली गोलियों की बाढ़ से मैं बाल बाल बचता गया। लेकिन इसके साथ ही मैंने मिनी मिसाइल गन का बटन प्रेस कर दिया था और गन से मिसाइल निकला। लग झपकने में फिजा में हरकत करते हुए हेलीकॉप्टर से जा टकराया। दूसरे लम्हे एक खौफनाक धमाका हुआ और गनशिप हेलीकॉप्टर पुर्जों में बिखर गया। दौड़ो निकलो यहाँ से, मैंने अपने साथियों करीब पहुँचते ही कहा जो काफ़ी आगे जाकर रुक गए थे। इन्हें एहसास हो गया था कि मैं पीछे रुक गया हूँ और फिर हम मुसलसल दौड़ते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे कि अचानक हमें जनूब की जानिब से दो जीपें तेजी से अपनी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। ये दोनों जीपें फौजी थी। मैं एक जीप को निशाना बनाता हूँ, दूसरे को सही सलामत पकड़ना है, मैंने दौड़ते हुए कहा। एक बार फिर मैंने जेब से मिनी मिसाइल गन निकाल ली। जीपें अब काफ़ी करीब आ चुकी थी। इनकी रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। मैंने रुककर आगे आने वाली जीप का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। गन से मिनी मिसाइल निकलकर जीप से टकराया और दूसरे लम्हे इसके पुर्जे फिजा में बिखरते चले गए। इसके पीछे आने वाली जीप साइड पर होकर तेजी से आगे बढ़ रही थी कि मेरे साथियों ने इस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जीप मुसलसल आगे बढ़ते चली आ रही थी। मशीन पिस्टल की गोलियों का रुख इसकी बॉडी पर असर नहीं हो रहा था। मेरे साथियों ने इस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जीप मुसलसल आगे बढ़ते चली आ रही थी। मशीन पिस्टल की गोलियों का इसकी बॉडी पर असर ही नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने एक बार फिर मिनी मिसाइल गन का इस्तेमाल किया। जीप का वही हशर हुआ जो पहली जीप का हुआ था। मजबूरी थी ये हमें हलाक कर देते। इधर दौड़ो जहाँ से ये जीपें आ रही थी, इधर शायद फौजी चेक पोस्ट है, मैंने कहा। इसके साथ ही मैंने रुख मोड़ा और तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। अब हम बेस कैंप से काफ़ी दूर निकल आए थे, लेकिन बेस कैंप में होने वाले धमाकों की आवाज़ें अभी तक मुसलसल सुनाई दे रही थी। बेस कैंप का पूरा इलाका गर्द और धुएं में मुकम्मल तौर पर छुप गया था। हिम्मत करो, अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मदद करेगा, दौड़ते हुए मैंने कहा। फिर मैंने चेक पोस्ट के अगली तरफ मैदान में दौड़ना शुरू कर दिया। हम इस अंदाज में दौड़ रहे थे कि चेक पोस्ट के बिल्कुल अक में रहे, लेकिन जाहिर है ये एहतियात हेलीकॉप्टर में सवार अफराद की नज़रों से तो नहीं बचा सकती थी। अभी हमें दौड़ते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मैं ठिठक कर रह गया
क्या हुआ? सब साथियों ने भी रुकते हुए कहा। दाईं तरफ देखो, मेरा ख्याल है कोई जीप मौजूद है। मैंने कहा तो सब दाईं तरफ देखने लगे। जीप एक नुक्ते जैसी नजर आ रही थी। जी हाँ, ये जीप ही है और साथ एक खैमा भी है, सब ने कहा। चलो इधर जल्दी करो, मैंने कहा और हम सब ने मुड़कर तेजी से इस तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। हम दौड़ते हुए बार बार मुड़कर भी देख रहे थे कि कोई हेलीकॉप्टर तो नहीं आ रहा, लेकिन आसमान अभी तक साफ था। अब बाकी जीप और छोटा सा खैमा वाज़े तौर पर नजर आने लगा था, लेकिन वहाँ किसी किस्म की कोई नकलो हरकत नजर नहीं आ रही थी। और फिर हम सब दौड़ते हुए जीप के करीब पहुँच गए। हमने फैल कर इस खैमे का मुहासरा कर लिया, लेकिन ना खैमे से बाहर कोई आदमी आया था और ना ही जीप के गिर्द। खैमे का पर्दा बाहर से बंधा हुआ था। मैंने झटका देकर साइड का बंद तोड़ा, अंदर दाखिल हुआ। खैमा खाली था। इसे शायद किसी फौजी अफसर ने अपने लिए बनवाया था। वहाँ शराब की बोतलें और खाने पीने का मखसूस सामान और पानी की बोतलें पड़ी थी। यहाँ कुछ नहीं है, जीप में चलते हैं, मैंने कहा। फिर हम सब बाहर आए और जीप में सवार हो गए। मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली। फिर मैं डैशबोर्ड के नीचे झुक गया। मैंने इग्निशन की तारें तोड़ी और फिर इन्हें एक दूसरे से मिलाने लगा। चंद ही लम्हों बाद जीप स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर बाद सब जीप में सवार हो चुके थे। पानी की बोतलें हम उठा लाए थे, क्योंकि मुसलसल और तेज़ दौड़ने की वजह से हम सबको शदीद प्यास महसूस हो रही थी। ध्यान रखना, किसी भी लम्हे हमें घेरा जा सकता है, मैंने कहा। बेफिक्र रहें, हम चेक कर रहे हैं, सफदर ने कहा। फ्यूल भी है इसमें या इसे भी छोड़ना पड़ेगा? जूलिया ने पूछा। फ्यूल टैंक फुल है, मैंने कहा तो जूलिया बेख्तियार इत्मीनान का सांस भरने लगी। थोड़ी देर बाद इस मैदान को क्रॉस कर गए थे। हमें एक आबादी नजर आने लगी थी। इससे पहले कि एक बड़ी सड़क भी थी और फिर मैंने जीप के सड़क पर पहुंचते ही जीप का रुख आबादी की मुखालिफ सिमत को मोड़ दिया। साहब, गनशिप हेलीकॉप्टर का स्क्वाड आ रहा है मैदान की तरफ से, अचानक दूसरी साइड पर बैठे हुए कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, मैंने चेक कर लिया है। अब अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। मुझे उम्मीद है ये लोग इसे आम सी जीप समझकर आगे निकल जाएंगे, मैंने कहा। और फिर वाकई गनशिप हेलीकॉप्टर शोर मचाते हमारे ऊपर से गुजरकर सड़क क्रॉस करके आबादी की तरफ बढ़ते चले गए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, जूलिया ने बेख्तियार होकर कहा तो मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद एक काफ़ी बड़े कस्बे नुमा शहर के आसार शुरू हो गए तो सबने इत्मीनान भरा सांस लिया। थोड़ी देर बाद एक आदमी से हमें मालूम हुआ कि वो एक शहर आयूड है। मैंने जीप की रफ्तार कम कर दी और फिर थोड़ी देर बाद मैंने जीप रोक दी। हम सब नीचे उतर आए। इसके साथ ही हम अलग-अलग होकर चलते हुए आगे बढ़ते चले गए। साहब, इस मिशन में जितनी भाग दौड़ करना पड़ी है, शायद इतनी भाग दौड़ पहले कभी नहीं करनी पड़ी, सफदर ने कहा। इस बार हकीकतन किस्मत ने हमारा साथ दिया है, वरना हम पूरी तरह फंस गए थे, मैंने कहा। आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर मेगा ब्लास्टर का धमाका बेस कैंप को मुतासिर न करता तो हम बाकी चूहों की तरह शिकार कर लिए जाते। अभी हम थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक हमें अपने सर पर एक गनशिप हेलीकॉप्टर की तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले कि हम कुछ करते, अचानक हेलीकॉप्टर नमूदार हुआ और उसके नीचे लगी हुई गनें आग उगलने लगी। दूसरे लम्हे मेरे और मेरे साथियों के मुंह से जोरदार चीखें निकली और हम उछल उछल कर गिरते चले गए। गनशिप हेलीकॉप्टर ने आखिरकार हमें हिट कर दिया था। अब वहाँ हम सब मुर्दों की तरह पड़े दिखाई दे रहे थे। हेलीकॉप्टर फायरिंग करता हुआ आगे गया, फिर वो यू टर्न लेकर मुड़ा ही था कि इसी लम्हे मैंने सर उठाया। मैंने जेब से मिनी मिसाइल गन निकाली। मैंने इसका रुख हेलीकॉप्टर की तरफ किया और इसका बटन प्रेस कर दिया। तेज आवाज़ के साथ गन से मिनी मिसाइल निकला और हेलीकॉप्टर के फ्रंट से टकराया। एक होलनाक धमाका हुआ और मुड़ते हुए हेलीकॉप्टर के परखच्चे फिजा में उड़ते चले गए। हेलीकॉप्टर को तबाह होते देखकर मैंने सर नीचे डाला और फिर मेरी आंखें बंद होती चली गईं। इसी लम्हे एक और हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। फिर एक और गनशिप हेलीकॉप्टर गड़गड़ाता हुआ वहां पहुंच गया। हेलीकॉप्टर कुछ देर तक हमारे सर के ऊपर फिजा में मौलक रहा, फिर मुड़कर तेजी से एक तरफ बढ़ता चला गया। पाकिस्तानी एजेंट ख़त्म हो गए हैं सर। मैंने खुद एक गनशिप को इन पर फायरिंग करते देखा था जब वो डीएस हेडक्वार्टर और बेस कैंप को तबाह करके भाग रहे थे। इनमें से कोई आदमी शायद जिंदा बचा था। इसने मरते मरते भी मिनी मिसाइल गन से हमला करने वाले हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया था। मैं थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गई थी और मैंने मैदान में इन सब की लाशें अपनी आंखों से बिखरी देखी थी। रीटा ने तेज़ लहजे में चीफ सेक्रेटरी से मुखातिब होकर इस तमाम बातें दोहरा दी। वो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी के एक खुसूसी कमरे में चीफ सेक्रेटरी के सामने बैठी हुई थी। तुमने अगर इनकी लाशें देखी थी तो फिर तुमने अपना हेलीकॉप्टर लैंड क्यों नहीं किया? इनकी लाशों को चेक क्यों नहीं किया था? चीफ सेक्रेटरी सर जैकब ने वसीले लहजे में कहा। इन सबको गोलियां लगी थी, लेकिन मरते मरते जिस तरह पाकिस्तानी एजेंट ने गनशिप को मिनी मिसाइल गन से निशाना बनाया था, इससे मैं परेशान हो गई थी। इसलिए मैंने वहां रुकना मुनासिब न समझा था। बाद में जब मैंने वहां अपने आदमियों को भेजा तो वहां कोई लाश मौजूद न थी। शायद इनकी लाशें करीब मौजूद जंगल के जानवर उठाकर ले गए थे। होना हो, जब तक मैं ब्लैक ज़ीरो की लाश अपनी आंखों से न देख लूँ मैं इसकी मौत का यकीन नहीं करूँगा। ये भी तो मुमकिन है कि इनका कोई साथी बच गया हो और वही इन सब की लाशें उठाकर ले गया हो, चीफ सेक्रेटरी ने गुस्सीले लहजे में कहा। नो सर, वो जिस तरह गोलियों से हिट हुए थे इनका बचना नामुमकिन है।
मुझे यकीन है कि अब तक जंगली जानवरों की खुराक बन गए होंगे, रीटा ने कहा। जो भी है, वो लोग हेडक्वार्टर में दाखिल होने में कामयाब हो गए थे और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था। हेडक्वार्टर में जाकर इन्होंने न सिर्फ कर्नल रोडस बल्कि कर्नल मॉर्गन को भी हलाक कर दिया है। फिर इन्होंने हेडक्वार्टर के असले के डीपी को भी ब्लास्ट कर दिया, जिसके नतीजे में बेस कैंप भी उड़ गया और हर तरफ तबाही फैल गई। सेक्रेटरी ने गुस्सीले लहजे में कहा, यस सर, ये वाकई गलत हुआ है, लेकिन ये सब कर्नल मॉर्गन और कर्नल रोडस की गलती थी। कर्नल रोडस को इनके लिए अंदर से हेडक्वार्टर का रास्ता ओपन नहीं करना चाहिए था। रीटा ने इल्जाम कर्नल रोडस और कर्नल मॉर्गन पर डालते हुए कहा, इसने सर जैकब को यही बताया था कि पाकिस्तानी एजेंट और इसके साथ ही कर्नल डॉर्मन का गनशिप हेलीकॉप्टर लेकर बेस कैंप के ऊपर से होते हुए हेडक्वार्टर के मशरकी खुफिया रास्ते के बाहर पहुंच गए थे। तो इसने कर्नल डॉर्मन की आवाज में कर्नल रोडस को किसी तरह से रास्ता खोलने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि वो सब हलाक हो चुके थे और इसकी किसी बात की चीफ सेक्रेटरी से तस्दीक भी नहीं कर सकते थे। इसलिए इन्हें रीटा जोलन की हर बात का यकीन करना पड़ रहा था। इनकी लाशें ढूंढो रीटा, जब तक इनकी लाशें नहीं मिल जाती मैं किसी भी सूरत इस बात का यकीन नहीं कर सकता कि वो मर चुके हैं। हो सकता है कि वो सिर्फ जख्मी हुए हों और फिर वहाँ जख्मी हालत में ही निकल गए हों, सर जैकब ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन इनके पास कारें तो नहीं थी। अगर वो जख्मी हालत में भी पैदल ही कहीं गए होंगे तो आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। मेरा ग्रुप अब पूरे टोरंटो में इन्हें सरगर्मी से तलाश कर रहा है। अगर वो लोग जख्मी हालत में कहीं जाकर छुप गए हों तो हम इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे।